जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेड जी। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के एमसीक्यूज़ हिंदी में। और इससे पहले 4 वीडियोस बन चुके हैं, एंड में स्क्रीन पर आ जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको कमेंट बॉक्स में, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। यूपीएससी से संबंधित आईएएस पीसीएस में जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसी प्रकार के प्रश्न हैं। कहीं ना कहीं समझ बनेगी आपकी और कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेंगी ये चीज़ें अच्छे ढंग से कवर करने के लिए। मैं अभी लाइव कर रहा था तो लाइव नहीं हो पाया किसी कारणवश, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं इसे अब रिकॉर्ड करके आप तक पेश कर रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ बता दूं आपको, जो लोग यूपीएससी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं करंट अफेयर्स प्लस जनरल स्टडीज़, इसमें पूरी करा दी जाएगी प्री प्लस मेंस के लिए। 2000 रुपये में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा। एक नई पहल जिसके बारे में मैंने बताना चाहता हूं आपको, ये प्रश्न है, इसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखना है ये आप पहले लिखिएगा, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ मैं। भारतीय विदेश नीति के संबंध में क्या आपको लगता है कि भारत के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाओं को मजबूत करने और लचीलेपन को पेश करने का समय आ गया है? परीक्षा कीजिए। ये आपको कैसे लिखना है? ये दुनिया में बदलते समीकरणों के बीच विदेश नीति के बदलते आयामों पर आपको इसमें क्या कर देनी है? चर्चा कर देनी है। प्रश्न की मांग क्या है? मुख्य प्रश्न की मांग है भारतीय विदेश नीति को पुनर्जीवित करने और इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाओं को मजबूत करने और लचीलेपन को पेश करने की आवश्यकता के बारे में है। ये उत्तर आखिरकार लिखा कैसे जाएगा? ठीक है, उत्तर लिखने के लिए 3 फॉर्मेट होते हैं, परिचय, तन यानी कि बॉडी और निष्कर्ष। तो परिचय में आपको क्या करना है? संक्षेप में क्या करना है? प्रश्न का संदर्भ प्रस्तुत कर देना। आखिरकार प्रश्न की जो कीवर्ड है, मांग है, उसको थोड़ा सा बता दीजिएगा। विदेश नीति होती क्या है, अब तक का थोड़ा सा सिनेरियो 3 लाइन में लगभग लिख सकते हो। तन के अंदर आप ये चीज़ लिख सकते, ये जो मांगा गया है इसमें बताया गया है, थोड़ा सा यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। और निष्कर्ष के बारे में आप यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। ठीक है, पूरा प्रश्न लिख दीजिएगा, उसके बाद डिस्कशन कमेंट बॉक्स में चले जाइएगा, जिससे आपको इसका आंसर फॉर्मेट पूरा पता पड़ जाएगा। प्रश्न देख लेते हैं आज के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 प्रश्न हैं, हाँ, जो एग्जामिनेशन में आने के जिसके चांसेस रहते हैं आपके। पहला स्टेटमेंट है 1973 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का तात्पर्य क्या है? आधारभूत संरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों को एक अलग दर्जा मिला था। दूसरा स्टेटमेंट है 1973 की नीति में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी, जिसे 1977 में नीति में निरस्त कर दिया गया था। तो आंसर क्या है इसका? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों ही इसके गलत हैं? सी आंसर है, यानी कि इसके दोनों ही सही हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए कि औद्योगिक नीति में 1973 की में इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग से एक दर्जा दे दिया गया था और विदेशी निवेश एफडीआई को 1973 में अनुमति दी गई थी, लेकिन 1977 में इस नीति को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, ये समय कैसा है था? उस समय संक्रमणशील काल था, उस समय राजनीति से है ना रिलेटेड, क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी जैसे ही समाप्त हुई तो इमरजेंसी के अंदर इसको विदेशी निवेश को अनुमति दी गई थी, जो कि काफ़ी आज की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी ठीक पहल थी। लेकिन 1977 में जो सरकार आई थी नई, उसने इसको निरस्त कर दिया गया था। तो ये वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना होगा। इसे आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। विकेंद्रीकृत औद्योगिकरण। विकेंद्रीकृत औद्योगिकरण का अर्थ समझ लीजिए पहले। औद्योगिकरण का अर्थ होता है उद्योगों को एक तरह से बढ़ावा देना। ठीक है, उत्पादित करना उद्योगों से। केंद्रीकृत यानी कि मान लीजिए जैसे कोई कपड़ा व्यापारी है, एक ही कपड़ा व्यापारी यदि चारों तरफ काम करे तो वो क्या हो जाएगा? केंद्रीकृत औद्योगिकरण। और यदि बहुत सारे कपड़ा व्यापारियों को कहीं ना कहीं चीज़ें दी जाएं, उन्हें उठने का प्रयास कराया जाए सरकार के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकृत औद्योगिकरण, यानी जिनका केंद्र नहीं है। तो प्रश्न है विकेंद्रीकृत औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए थे, जिसके तहत औद्योगिक नीति संकल्प, ठीक है, इनकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1970 में, 80 में, 91 में, 1900 या फिर 1956 में। तो इसका आंसर है ए, यानी कि 1977 में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे पढ़ सकते हो पॉज करके। नेक्स्ट प्रश्न है
वैज्ञानिक खेती के लिए, कृषि के लिए औद्योगिक मिशन पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? 1985 का औद्योगिक नीति संकल्प के द्वारा, या फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा, या फिर ये दोनों द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी के द्वारा नहीं। तो आंसर है इसका ये 1985 की जो औद्योगिक नीति थी उसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर। ये इस प्रकार के फैक्ट आपके आ जाते हैं, बीच में स्टेटमेंट में आ सकते हैं। भारत की औद्योगिक नीति के संदर्भ में वाक्यांश MRTP की सीमा जो है वो 100 करोड़ का मतलब क्या है इसका? ठीक है, 100 करोड़ का इसका मतलब क्या है? तो ए, विशेष उद्योगों का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सरकार को 100 करोड़ का भुगतान किया जाना था। एक कंपनी जिसका वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए केवल एक नई परियोजना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, वार्षिक कारोबार जिनका 100 करोड़ होगा वो एक नई परियोजना शुरू कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, एक कंपनी जिसकी संपत्ति अन्य फर्मों के विस्तार और अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ की अनुमति भारत सरकार से लेनी चाहिए। ठीक है, भारत सरकार जिसकी 100 करोड़ से ज़्यादा है, 100 करोड़ से, उसे अनुमति लेनी चाहिए भारत सरकार से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो MRTP की सीमा 100 करोड़, इसका तात्पर्य है क्या आखिरकार? तो इसका आंसर है इसका C। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन बाह्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बाह्य क्षेत्र, निर्यात, आयात, विदेशी निवेश, जो बाहरी क्षेत्र है। ठीक है, तो पहला, तीसरा, दूसरा और या फिर सभी। तो इसका आंसर आप देने में सक्षम हो जाएंगे जैसे जैसे आप प्रश्नों को देखते जाएंगे। तो आंसर है डी, ये करता कि सभी आर्थिक गतिविधियों को बाहरी क्षेत्र में घटती हैं, बाहरी क्षेत्र ही में ही घटती हैं, है ना। तो निर्यात, आयात, विदेशी निवेश, बाहरी ऋण, चालू खाता, पूंजी खाता, भुगतान संतुलन, ये सारे काम जो होंगे वो कहीं ना कहीं बाहर से ही संबंधित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जैसे निर्यात है, भले ही यहाँ से भेजा जाता है लेकिन पैसा तो बाहर से आता है। आयात किया जा रहा है यानी कि बाहर से कुछ वस्तुएं लेके आ रही हैं। टोटल मिला के जो देखा जाएगा तो बाहर क्षेत्र में ही शामिल होंगे। ये प्रश्न कभी भी आपका बन सकता है जिसमें आप क्या करोगे, निर्यात को हटाने का प्रयास कर दोगे क्योंकि निर्यात हमारे यहाँ से किया जाता है इस वजह से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा पूंजीकरण कर रहा है? सबसे बड़ा यानी कि स्टॉक एक्सचेंज है सिंगापुर, बॉम्बे स्टॉक, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज NSE, बीजिंग स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके बारे में थोड़ी सी बस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है सबसे बड़ा अभी पूंजीकरण कर रहा है। ठीक है, और घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद नास्डैक है, उसके बाद टोक्यो है, लंदन है। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे आता है। तो यदि न्यूयॉर्क या नास्डैक आ जाए तो इनमें से आपको लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक कंपनी के लिए MSME एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरी करना होगा। MSME से संबंधित अभी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था MSME से संबंधित, MSME की परिभाषा। ठीक है, तो यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो शायद आप इस प्रश्न को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। पहला है, कंपनी को MSME अधिनियम 2006 के तहत आना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है, विदेशी कंपनी को भी सूचीबद्ध किया जा सकता है। क्या इसमें विदेशी कंपनियों को सूचीबद्ध किया जा सकता है MSME में? पहला स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा, या दोनों, या फिर कोई नहीं इनमें से। आंसर है इसका डी। आंसर देख लीजिए, MSME एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए पोस्टपेड की जारी भुगतान की गई पूंजी रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी हाल ही में आप सभी को पता है MSMEs में जो मिनिमम है एज लिमिट वो कितनी कर दी गई है? 25 करोड़ कर दी गई है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि 2006 के तहत ही इसका एक तरह से होना चाहिए, जो अभी हाल ही में जो अधिनियम है उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा? अब के अनुसार देखना पड़ेगा। तो इस वजह से पहला गलत हो जाता है, और ये केवल भारतीय कंपनियों से संबंधित है, ना कि विदेशी कंपनियां इसमें सूचीबद्ध होती हैं MSMEs में। ठीक है,
एक मिनट, हाँ एक चीज़ बता दूं, ये क्या है, SME है ये, ठीक है, SME यानी कि ये एम यानी सूक्ष्म नहीं है इसमें, ठीक है, ये केवल क्या है, मध्यम और लघु वाले उद्योगों की बात चल रही है, ये सूक्ष्म वालों की बात नहीं चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सेबी द्वारा विनियमित होता है, दलाल, स्ट्रीट म्यूचुअल फंड्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा सही है या उनमें से सभी सही हैं, आंसर है इसका सभी सही है, ठीक है। सेबी अधिनियम 1900, सेबी को आज थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो और ये देख लीजिएगा क्या क्या इसके मुद्दे हैं पॉज करके। भारत में भविष्य के अनुबंधों की अनुमति है, माल जैसे गुड्स बोला ना, गुड्स यानी वस्तु, वित्तीय प्रपत्र, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं है, तो इसमें से दोनों ही सही हैं, ठीक है। पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, विदेशी मुद्रा उधार एक बेहतर विकल्प है जब मुद्रा मूल्यह्रास कर रही हो, मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा हो तो क्या है, विदेशी मुद्रा का उधार लेना सही विकल्प है क्या। 2008 के वित्तीय संकट के बाद भारतीय मुद्रा का मूल्यह्रास हुआ था, स्टेटमेंट पहला सही है, दोनों सही हैं या दो सही है या इनमें से कोई सही नहीं है, आंसर है इसका बी यानी कि दूसरा केवल सही है, ना कि पहला वाला सही है। उधार लेने से क्या होगा, मुद्रा का मूल्य और डाउन हो जाएगा, ठीक है, हमें वो बढ़ाना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है, विकल्पों में से, सॉरी स्टेटमेंट में से, मुद्रा बाजार अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करता है, पूंजी बाजार 365 दिनों से अधिक के लिए ऋण प्राप्त करता है, केवल एक दो और ये दोनों ही गलत हैं, क्या है आंसर, सी, दोनों ही इसके सही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे पढ़ लीजिए। मुद्रा बाजार के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी अनिवार्यता इस तथ्य में निहित है कि कार्यशील पूंजी की कमी से कंपनी को नुकसान हो सकता है। सॉरी, दूसरा स्टेटमेंट है, चिट फंड कंपनी, चिट फंड मनी मार्केट इकोसिस्टम का हिस्सा है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा दोनों सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं, दोनों ही इसके सही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार साधन है, राजकोष, चालान, जमा का प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है या फिर सभी सही हैं, आंसर इसका डी, सभी सही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे पढ़ लीजिए। ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल के बीच निम्नलिखित तुलनाओं पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, सरकार द्वारा अपने विवेक से ऋण का लाभ उठाया जा सकता है, दोनों के लिए तरलता अवधि समान है, स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या फिर दोनों में से कोई सही नहीं है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो दोनों की तरलता अवधि जो होती है समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। सरकार द्वारा अपने विवेक से ऋण का लाभ नहीं उठाया सकता है, ठीक है, इसके लिए कुछ बाउंडेशन है जिसमें इसे आप पढ़ सकते हो। ये रहा 365 दिनों की अवधि के लिए होता है ये, ठीक है। ट्रेजरी बिल, भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ साल पहले एक वृद्धिशील नकद आरक्षी अनुपात पेश किया था, ठीक है, CRR। ये क्या है, बैंकों को अपने प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्य में कटौती की अनुमति दें, ठीक है। इस प्रश्न को आप छोड़ दें क्योंकि ये अभी के करंट से आप रिलेट नहीं कर पाओगे, इस वजह से, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। प्रश्न का जो पहला प्रश्न था आपका मेंस आंसर राइटिंग का, उसका डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप पहले लिखिए, उसे अपने अनुसार लिखिए, फिर उसका आंसर फॉर्मेट आपको दे दिया गया है, ठीक है। और बाकी के जो वीडियोज़ आ रहे हैं आप इन्हें देख लीजिए, काफ़ी काम के हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।